अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको लाहौर इस्लामिक सोसाइटी की ऑनलाइन मंथली मीटिंग में खुशामदीद। हमारे साथ आज हमारा कोर टीम का पैनल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बेहतरीन। और ये बैनुल बर आज़मी हमारी मीटिंग का आगाज हो गया। हमारा जो एक रूटीन रहती है मंथली मीटिंग की, उसमें हम दिस मंथ एट जेड्स का जिक्र जरूर करते हैं। जेड्स एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी प्राइवेटली ओन्ड ऑब्जर्वेटरी है उमैर आसिम साहब की। तो वहाँ पे क्या एक्टिविटीज होती हैं, हम अपने टेलीस्कोप से क्या कर रहे होते हैं इस पूरे महीने में, हम उसकी एक ब्रीफ लेते होते हैं। तो वहां से शुरू करते हैं। तो समीर आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू अप टू? Thanks for asking, yaar. I've been going to the observatory in isolation. अकेला मैं रातें गुजार रहा हूँ वहाँ पे. After a long time, it's nice being getting reacquainted with my telescope and with my equipment. पहले मैंने जरा मिट्टी शिट्टी झाड़ी, ऊपर से जाले शाले हटाए हैं. And and then I started. I've been having a lot of issues over the last couple of years, on and off, with calibration and polar alignment. तो फिर मैंने जरा सुकून से टाइम लगा के मैंने polar alignment को जरा near perfect किया है. And मैंने like telescope की balancing वगैरह. I've done all those things that I've been needing to do but have been avoiding doing, because when I go to the observatory, I want to spend time actually taking pictures. But होता ये है कि because I don't solve these problems beforehand, मैं पूरी रात problem solving में लगा रहता हूँ. So I thought कि I'd go have dedicated problem solving sessions. तो फिर मैंने first I did polar alignment, and then I took some images, and then I did a periodic error correction. Then I took some images. So बस ये होता रहा है, and it's been very nice to get back into it. I imaged. Recently I did Saturn, I did the moon. Seeing बहुत बुरी थी उस दिन, but खाली हाथ तो नहीं वापस आना था observatory से, so I took some रिंग shots. नेबुला भी I did Ring Nebula earlier last month, and the Whirlpool? Trifid Nebula, Whirlpool Galaxy. These short, small stacks. 90 minutes exposures total. But it's very good to capture photons with my equipment again. तो बड़ा मजा आया. And I'm looking forward to. अभी मौसम थोड़ा खराब रहा है पिछले हफ्ते, so I'm waiting for the skies to get better so I can go do some more imaging. जबरदस्त, सही। और इस आजकल की सिचुएशन में लाइट पोल्यूशन रिलेटिवली कम है और एयर पोल्यूशन तो काफी कम है। तो उमैर भाई, आप यूके में बैठे हुए यहाँ पे अपनी टेलीस्कोप को ऑपरेट कर रहे होते हैं, आप बताएं आप क्या करते रहे इस महीने में? जेट्स पे जो मेरी मेन टेलीस्कोप है वो मैं ईडन में ले आया हूँ। और अभी हो ये रहा है कि ईडन पे जो है टेलीस्कोप, वो मैंने इस काबिल बना ली हुई है कि उसे मैं रिमोटली चला लेता हूँ। और आपको रुशान पता है, सैम को पता है, अल्फा को, कुछ लोग और जो उसका ऑपरेशन देख चुके हैं कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसका पूरा उसको कंट्रोल करना। लेकिन वो मैं कर रहा हूँ उसे। और आजकल मैं टेस्ट ज़्यादा कर रहा हूँ, सीसीडी की प्रॉपर्टीज ज़्यादा पिक कर रहा हूँ। और मेरी यही काविश है कि ज़रा मैं देख लूँ कि मेरी एरर रेंज क्या है, मेरी सेंसिटिविटीज़ कैसी हैं सीसीडीज़ की। इसके अलावा जो मैं कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि जो पहली दफ़ा मैंने स्टार्ट की है नियर अर्थ एस्ट्रॉइड्स, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं एनईओज, उनको पकड़ने की काविश। तो वो ज़रा लाहौर में चूँकि लाइट पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और डस्ट भी बहुत ज़्यादा जनरली रहती है, अब कुछ कम ज़रूर है, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसके लिए ख़ासी एफर्ट सी मुझे करना पड़ी है। मेन प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है, जिस तरह सैम के लिए प्रॉब्लम ऑटो गाइडिंग है, तो मेरे लिए जो प्रॉब्लम है वो स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू है। और सैम तो फिर ऑटो गाइडिंग के साथ कुछ अटेम्प्ट कर सकता है मैं उसे इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन मेरा फील्ड ऑफ व्यू बड़ा रिस्ट्रिक्टेड है। और 8x8 आर्क मिनट्स मैं देख सकता हूँ, और इस पे स्टार्स बहुत कम होते हैं। अगर मैं किसी एस्टेरॉइड को पिक भी कर लूँ तो चूंकि स्टार्स कम होते हैं, मैं प्लेट सॉल्विंग नहीं कर सकता और पोजीशंस नहीं निकाल सकता।
कोई 8 के करीब स्टार्स मुझे चाहिए होते हैं प्लेट सॉल्विंग के लिए। तो बस आजकल जद्दोजहद मेरी इधर ही है। ठीक है, ग्रेट। सो हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं। इंजीनियर आमिर साहब पूछते हैं फेसबुक से, हाउ टू गेट अ टेलीस्कोप इन पाकिस्तान एंड विच वन टू बाय। अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा रोशान, अब इसमें दो बातें हैं। एक कि पाकिस्तान से टेलीस्कोप कैसे खरीदी जाए, और दूसरा कौन सी टेलीस्कोप। पहला जो सवाल है वो ये है कि साहिल टेलीस्कोप्स के नाम से कराची में मेरे ज़हन में एक ही नाम है, जैन साहब, वो इसको डील करते हैं। और उनके पास प्रोबेबली आजकल मैनुअल टेलीस्कोप्स हैं जो वो दे रहे हैं। तो आप फेसबुक से पे या कहीं नेट पे उनसे रब्ता कर लें, तो वो आपको आपकी रहनुमाई भी कर देंगे कि टेलीस्कोप कौन सी लेनी है, कैसी लेनी है, और किस टेलीस्कोप से आप क्या देख सकते हैं। और डिपेंडिंग ऑन द सिटी वो पाकिस्तान में वो कहीं शिप भी कर देंगे, तो आप उनसे ज़रूर रब्ता करें। तो बाकी हम लोगों ने जो टेलीस्कोप्स ली हुई हैं, ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जैसे हम लोग पहले के सारे टेलीस्कोप से पहले भी तो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। ज़्यादातर हमारी टेलीस्कोप्स अमेरिका से आती हैं, और फिर एक्सेसरीज जो हैं वो अलग से आ रही होती हैं, वो किसी और मुल्क से भी हम मंगवाते रहते हैं। तो ज़्यादातर तो ये बाहर से आती हैं, और फिर उसका एक पूरा प्रोसेस है कस्टम्स का और फ्रेट का, वो सब का। तो अब कौन सी टेलीस्कोप ली जाए, दो रास्ते हैं इसके। एक तो ये कि अगर आपको ये लगता है कि आप इतने अभी इसमें सीरियस नहीं है, और जस्ट आप वाटर्स देखना चाहते हैं कि क्या मुझे इसका शौक है, क्या मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा, तो पहले एक सिंपल सी टेलीस्कोप लें। उसे चांद आप देख लें, जुपिटर, सैटर्न के रिंग्स, जुपिटर के मून, ये देख लें, और देन फिगर इट आउट कि आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बड़ी टेलीस्कोप लेना चाहते हैं या नहीं। पहले अगर आप 90 की रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप ले लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि आप इसके साथ ज़्यादा रखना चाहते हैं, यानी इसमें ज़्यादा पैसा रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि अगेन जितना आप पैसा रखेंगे उतनी अच्छी आप टेलीस्कोप ले लेंगे। और टेलीस्कोप की टाइप्स के साथ-साथ फिर आपकी उसमें लर्निंग भी है कि आप उस टेलीस्कोप को यूज़ कैसे करें, उसका स्टैंड जो माउंट कहलाता है उसको कैसे यूज़ करें, आगे आप इमेजिंग में जाना चाहते हैं उसके लिए क्या करें। ये अलग-अलग सवालात हैं। लेकिन ये है कि ये आप कर सकते हैं। आप पहले साहिल टेलीस्कोप से बात कर लें, उनसे कोई सिंपल सी टेलीस्कोप ले लें अगर आप जस्ट टेस्ट करना चाहते हैं अपने शौक को पहले। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। मैं इसमें ये ज़रूर ऐड करूँगा कि हमारी वेबसाइट पे आप जाके हमारा टेलीस्कोप वाला सेक्शन देख सकते हैं और हमारे ओनर्स वाला सेक्शन देख सकते हैं, टेलीस्कोप ओनर्स वाला। उसमें यस, हम लोग भी हैं, उसमें बहुत सारे यस। और लोग भी हैं, विद देयर टेलीस्कोप पिक्चर्स के साथ और डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन-कौन से हमारे पास हैं, हम भी आम लोग हैं, हम भी वो टेलीस्कोप्स अगर ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें बड़ी क्रिटिकल बात है मेरे भाई, जिस आप कहते हैं कि बजट, जितना बड़ा साइज ले सकते हैं उतना ले लें अपने बजट में रहते हुए। राइट। तो समीर, आपने जो टेलीस्कोप लिया था ऑरेंज कलर का, तो आपने बजट की बेस पे अपनी ऑप्शंस को लिमिट किया या किसी और वजह से? Budget was definitely a concern, because this equipment, I mean, you can get a telescope for, $100, $70, $50, or you can get a telescope for, $5,000 or more. So I'm talking about just the tube, the orange tube. So it, yeah, the OTA, optical tube assembly. So budget was, I tried to get the best telescope for my purpose within my budget. And मैंने एक गो में सब कुछ नहीं लिया. First I bought the Celestron C8 Nexstar, which is an 8-inch Schmidt-Cassegrain telescope, and it came with a automatic go-to alt-az mount, which was good enough to get me started on some basic shorter exposure for deep sky photography. It was easy for me to travel with the telescope and the mount. उसके साथ मैंने फिर एक power supply भी ले ली, and I had some basic eyepieces, and that was my first sort of purchase. Uske baad, about a year or two later, I bought a better mount, which is a Celestron AVX,
उसमें से थोड़ी that was cost a little more than my entire first package. So अच्छा yeah, I mean the AVX cost me what I think about $1,200 and the Nexstar was about $800 all in. अच्छा, So यानी ये uh, स्टैंड जो है, ये yeah, स्टैंड जो है वो इस टेलीस्कोप से ज्यादा महंगा था. yes. And normally ऐसे ही होता है. You can get very good class at reasonable prices, but good quality electronics and gears and computers, ये फिर these are very costly because margin of error for quality of product and assembly and the after sales service and technical help and all these things factor into the cost of the mount. And सही, when you're buying an expensive mount, you want to be sure कि ये सही चलेगा and इसकी you need to know कि इसमें कितनी degrees का error है and things like that. right. So I mean, to get back to the question जो ये था about what telescope to buy, I've been looking on AliExpress for last few days because घर बैठ के आजकल सिर्फ online browsing ही हो रही है जब मौसम खराब होता है. And I've seen a lot of sort of semi decent beginner refractors, 70 mm, 90 mm for $100 type price ke. And I think it's worth investigating what kind of customs and freight will be charged if you order one of those. I can't imagine zyada hoga because I think this Celestron 70 mm is $70-$80. It's not that expensive. And I think $100 ke upar pe customs lagti hai. So 70 mm is a decent scope. I have one myself. It's good enough for backyard viewing of the moon, for basic DSLR photography, and for seeing the Jupiter, the Jovian moons, Saturn, and in a dark sky situation, you could probably see Andromeda as well, and some globs. Maybe I'm not sure about that. But phir bhi it's for that little amount. It's a you can see a lot of solar system objects definitely. And wo shayad is not a bad bet. You go to AliExpress and see a 70 mm scope, and then later on, if you really get into the hobby, you can buy yourself a better scope, more expensive scope, and then you can use that 70 mm as a guide scope. सही, बिल्कुल सही. मैं एग्री करता हूँ, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी है. छोटा टेलीस्कोप ले लें, अफोर्डेबल ले लें, फिर आगे जाके बड़ा ले लें. हमारे पास इक्विपमेंट से रिलेटेड, टेलीस्कोप से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन एक सवाल जिसे अगले से शुरू करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है. वलीद मुस्तफा पूछते हैं, कैन एनीवन मेक अ करियर इन एस्ट्रोनॉमी इन पाकिस्तान? अच्छा, इस पे एक रुशान मैं जवाब दूंगा. एक जवाब तो ये कि मैं खामोश हो जाऊं. नहीं, ये ना करें सर, कोई उम्मीद की किरण नहीं हमें. अच्छा, असल में कैरियर का जो मतलब है ना, उसको भी एक्चुअली देखना, यानी लोग जनरली जब बात करते हैं कि मैं अपना कैरियर एस्ट्रोनॉमी में बना सकता हूँ, अब इसके बुनियादी तौर पे 3 जवाब हैं. एक तो ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि कैरियर का मतलब हम ये ले रहे होते हैं कि जो मेरा शौक है, पैशन है एस्ट्रोनॉमी का, इसे मैं पैसा बना सकता हूँ, यानी बना सकता है जिससे मैं किचन अपना चला सकूँ, अपनी ज़िंदगी चला सकूँ. फाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप अगर अपने शौक के साथ चलना चाह रहे हैं और अपने शौक को फुल टाइम देना चाह रहे हैं, तो फिर आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि भाई मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा और क्या करूँगा. सो ये इंपॉर्टेंट सवाल है. एक तो आपको ये पहली बात समझ लेनी चाहिए कि सिर्फ अपने ज़हन में ट्रेडिशनल एस्ट्रोनॉमर का कॉन्सेप्ट जो रखा हुआ है आपने, वो निकाल दें. यानी ऐसा एस्ट्रोनॉमर जो सिर्फ टेलीस्कोप से देखता होगा और नई चीजें डिस्कवर करता होगा, दैट इज ट्रू, दैट इज स्टिल ट्रू और ऑलवेज ट्रू रहेगा. लेकिन एस्ट्रोनॉमी एक बहुत वसी फील्ड है. इसमें कंप्यूटर साइंस वाले बहुत ज्यादा नीडेड हैं, इसमें इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा नीड है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के बंदे, इसमें डाटा रिडक्शन वाले, डाटा एनालिसिस वाले बंदे, उनकी बहुत ज्यादा नीड है. इसमें इमेज प्रोसेसिंग वाले, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग वाले बंदे, उनकी बड़ी नीड है. सो बायोलॉजिस्ट एस्ट्रोनॉमी में बड़ा अब आगे आ रहे हैं, वो बड़ा इस पे काम करते हैं.
सो एक तो आप अपने ज़हन में ये चीज रखें कि एस्ट्रोनॉमी के बहुत ज्यादा इसमें वेरिएशंस हैं, इसमें बड़े दरवाजों से अंदर आया जा सकता है। सो बट यू नीड टू फिगर आउट कि आप किस डोमेन में अपने आप को इतना एक्सपर्ट करें कि आपकी नीड डेवलप हो। और एक ये जो जनरल तस्वुर होता है कि जी मैं अमेरिका जाके नासा में जॉब करना शुरू कर दूंगा, जाहिर है ये इतना आसान नहीं होता। मतलब ये प्राइमरी स्कूल तक तो ठीक है, इस तरह के तस्वुरात रहे और आपके अंदर एक एक्साइटमेंट रहती है, लेकिन आपको ये फिगर आउट करना है कि लाखों लोगों में से आपको इस लेवल पर जाना है कि आप एस्ट्रोनॉमी की किसी भी डोमेन में जिसमें आप अपने आप को अच्छा समझते हैं उससे आप पैसा जनरेट कर सकें। और पैसा जाहिर है वहां आपको मिलता है जहां किसी और को आपकी इतनी नीड हो कि वो आपको पे करे। सो आप अपनी नीड को इतना यानी इतना इस पे इतना एम्फोसिस आपका होना चाहिए कि मैं इतना स्पेशल बनूं। सो मेरे हिसाब से ये है कि अभी पाकिस्तान में जाहिर है ये एस्ट्रोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है वो तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस होते हैं जहाँ एस्ट्रोनॉमी के एस्ट्रोफिजिक्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जहाँ पे फिर रिसर्च ग्रुप्स होते हैं जिनको फंडिंग मिलती है, जो रिसर्च करते हैं। इस तरह का सीन पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा नहीं है। सो हम ये इम्प्रूव तेजी से हो रहा है। आज से 10 साल पहले जो सीन था वो 20 साल से बहुत अच्छा था और आज का जो सीन है वो पिछले 10 साल से बहुत अच्छा है। सो ये इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन ये कि अभी कुछ ऐसा नहीं, मैं क्लियर कट नहीं कह सकता कि यार इस जगह चले जाओ और यहाँ मसले हल हो जाएंगे। मैं ये चाहूंगा कि आप जोर इसी बात पर दें कि आपने अपने आप को डेवलप कैसे किया, किस एरिया में अपने आप को इतना डेवलप किया कि आपकी नीड बने। तो बाकी कराची यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स है, उनके पास उनकी टेलीस्कोप भी है। इसी तरह आईएसटी में टेलीस्कोप है, वो मास्टर्स करवाते हैं। पंजाब में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है स्पेस साइंस डिपार्टमेंट बहुत पुराना डिपार्टमेंट है, वो भी स्पेस साइंस में कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन देन अगेन कि आप इसके ऊपर रिलाई कर सकें सिर्फ अभी मुझे लगता है ये मुश्किल है। बाकी देखें नियर फ्यूचर में भी हम अच्छी उम्मीद रखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अगर किसी का इंटरेस्ट है तो वो अपने इंटरेस्ट को खत्म कर दें। अच्छा रुशान, ये वो वाली बात है कि ये मैं ये कहूँगा कुछ तो बिल्कुल क्रेजीज होते हैं ना। कुछ लोगों ने तो करना ही है कि रोटी मिले ना मिले। वो जो हमें कहानी सुनाई जाती है कि अर्शमिदस की कि रोमन सिपाही ने आकर उससे पूछा कि चलो, उसको बुलाया गया था तो कि चलो मेरे साथ, तो उसने कहा कि नहीं मैंने अभी नहीं जाना, वो रेत के ऊपर कुछ कर रहा था तो मैथमेटिकल, तो उसने उसको स्टैप कर दिया और उसको मार दिया। कुछ तो इतने पागल होते हैं कि वो उनको खाना मिले ना मिले उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के पीछे, साइंस के पीछे जाना है, अपने शौक के पीछे जाना है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ज्यादा होते हैं शायद, कि जिनके शौक को अगर वक्त पर हवा ना मिले तो वो डाई आउट हो जाता है। तो लास्ट कर क्या रही है, लास्ट इतनी दहाइयों से यही कर रही है कि आपके शौक को ना फ्लेयर अप करने की मुसलसल कोशिश किए बैठे हैं। तो हम एफर्ट कर रहे हैं। आप ये दिल छोटा नहीं करना कि इसमें कुछ रखा नहीं है। अगर आप दिल छोटा करेंगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 दफा सवाल पूछ चुकी हैं सोहा मलिक, और उनके 3 डिफरेंट सवाल हैं, लेकिन आई थिंक जो इस सवाल से रिलेटेड उनका सवाल है वो है कि बैचलर्स इन स्पेस साइंस के बाद क्या कोई शख्स MS मैकेनिकल इंजीनियरिंग या एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकता है? उन्होंने बैचलर किस में किया? स्पेस साइंस में। ये अभी मेरे ख्याल में इसका तो बेहतरीन जवाब ये कि जिस यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट है आप उनसे बात करें और वो आपको बता सकेंगे कि उनके प्री रेक्विजिट में ये है या नहीं, या वो इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से रब्ता करना मेरे ख्याल में बेहतरीन ऑप्शन रहेगी। बिल्कुल ठीक है। सो उमर भाई, और आप और लास्ट IST में भी जा चुका है, राइट? और तो शहीर न्याजी साहब, हमारे अपने होम ग्रोन साइंसदान, वो हमारे से पूछते हैं कि आपके क्या ख्यालात हैं IST के बारे में, वो वहाँ अप्लाई करने का सोच रहे हैं।
अच्छा, वो मुझसे ये पूछ रहे हैं आईएसटी के बारे में। सो नहीं, शाहिर को कौन नहीं जानता। शाहिर जैसी मेहनत करते हैं और जितने ये ज़हीन हैं, हम इनके लिए दुआगो हैं कि ये बहुत आगे जाए। आईएसटी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल में शाहिर खुद इतना समझदार है कि ये ना उन डिपार्टमेंट्स को देख ले, उन वो जो प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं उनमें से इसको बेटर क्या लगता है। ये बहुत अच्छी बात होगी। ये उन डिपार्टमेंट्स को देख ले, क्योंकि ज़ाहिर उनके पास कई प्रोग्राम्स हैं, तो फिर ये बेटर चॉइस मेक कर सकता है कि मैं किस प्रोग्राम में जाऊं और क्या करूं। तो मेरे ख्याल में डायरेक्ट उनके प्रोग्राम्स को देख लेना या बल्कि उनसे बात कर लेना, अगर ये वहाँ जा सकता है तो वहाँ चले जाए। वहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, तो मेरे ख्याल में ये डायरेक्ट रास्ता इसका बहुत सूदमंद साबित होगा। जबरदस्त। अगला सवाल हम सबके लिए है। सोहा मलिक दोबारा से पूछती हैं। वो बेसिकली रिक्वेस्ट कर रही हैं एक सेशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पेस साइंस डिपार्टमेंट में आजकल। अच्छा, वो आजकल का सेशन तो मुझे लगता है मुश्किल होगा, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग और अभी जो जुलाई की में खबरें। एक मिनट, ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। हाँ जी, हाँ जी, वो मैं बस डायरेक्ट मुंह में नहीं बात कर रहा। तुमने रोशान सारी की सारी बात। अच्छा, तो इसका मतलब है जवाब हो गया, आगे चले। तो लेकिन जो लोग हमारे से इवेंट कराना चाहते हैं या सेशन चाहते हैं, तो हम उनको क्या कह सकते हैं? अभी तो हम जो टेलीस्कोप का के सेशंस होते हैं वो तो अभी बहुत नामुमकिन है। अब मैं मुश्किल नहीं बोल रहा, वो तो आजकल नामुमकिन है। लेकिन वैसे हम जो कर सकते हैं, हम ऑनलाइन टॉक्स अभी दे सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि अभी उसको देखना पड़ेगा, लेकिन मे भी हम ये कर सकें कि अपनी टेलीस्कोप से लाइव इमेजेस जो हैं वो शेयर करके अगर कोई सेशन दे सकें, कुछ इस तरह का कर सकते हैं। लेकिन अगर कि वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हों हम और ग्रुप्स आए, ये तो आप जानते हैं कि ये तो नामुमकिन है। ठीक, सही। एक बहरहाल कमेंट आई थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वो आप सुनना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह। जरूर जरूर जरूर। अच्छा, वो कमेंट ये थी कि किसी साहब ने कहा कि एस्ट्रोलॉजर्स में जो एक कॉमन चीज है ना, वो आपके हाथ के अंदर पैसे की लकीर को जरूर देखते हैं। तो ये बात सच है? ये मैं ये वैसे मुझे लगता है वो मजाक के अंदाज में उन्होंने बात की है। ये एक तो एस्ट्रोलॉजी के पास जो जाएगा वो ये सवाल जरूर पूछेगा कि, तो इसलिए वो मुझे लगता है इसका जवाब भी लाजमी देंगे। बाकी में भी उनके अपने जाती अगराज़ व मकासद भी हों इस लकीर से, तो ये वही जवाब दे सकते हैं। ठीक। हम अगला सवाल हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, हमारे लास्ट के एक फाउंडिंग मेंबर हैं, उमर अजीज साहब जो हैं, उनकी तरफ से सवाल आता है अगला। वो कहते हैं, वो पूछते हैं, एनी रिकमेंडेड बुक और मैगजीन ऑफ एस्ट्रोनॉमी? अच्छा, पहली बात तो ये कि उमर इतना पुराना दोस्त है और इतना शदीद एंथुजियाज्म एस्ट्रोनॉमी का रखने वाला है कि इसकी शायद ही कोई मिसाल हो। मैंने इसको देखा हुआ है 90s में प्लानिंग करते हुए, टाइम देते हुए, जिस तरह लास्ट को लिए लिए फिरते रहे हैं हम, पता नहीं कौन कौन से पहाड़ और कौन कौन से शहर में। तो तो उमर साहब तो हैं, वो तो हमारे पुराने एक्सपर्ट हैं। और ये मैगजीन और किताब अगर पूछ रहे हैं ना, तो ये छेड़ रहा है हमें। इसको हमसे ज्यादा ही पता होगा मैगजीन और टेलीस्कोप्स का। तो वो उमर को याद होगा, अर्ली 90s में, मिड 90s तक मेरा ख्याल है वो स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन लाहौर में भी आया करता था। उसकी एक स्टोरी भी है, उसका जिक्र मैंने कई दफा किया हुआ है, जिसके जरिए में नवीद साहब मिले थे। तो स्काई एंड टेलीस्कोप मैगजीन, एस्ट्रोनॉमी मैगजीन आप डिजिटली सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब भी हम मंगवाते हैं तो वो मैगजीन नहीं आता। मैंने कई दफा उसे सब्सक्राइब किया है, तो 12 मैगजीन्स में से 1 या 2 शायद आ जाए, बाकी गायब हो जाते हैं। तो डिजिटली आप उसे सब्सक्राइब कर दें, आपके फोनों में, आपके टैब्स में आ जाएंगे। वो मैगजीन पढ़ना बहुत हेल्पफुल आपके लिए होता है। लेटेस्ट रिसर्च क्या है और लेटेस्ट इक्विपमेंट क्या है, आपको वो पता लगता है। एमेच्योर कम्युनिटी क्या कर रही है वो पता चलता है।
बाकी अगर आप बुक्स की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक्स हैं, कॉस्मोस के नाम से एक टेक्स्ट बुक है, वो बड़ी अच्छी बुक है एलेक्स फिलिपिंको की, तो वो पढ़ लें, वो बड़ी अच्छी किताब है। द यूनिवर्स कॉफमैन की, वो बड़ी अच्छी किताब है। तो सिंपल सी टेक्स्ट बुक जो 101 टाइप की होती हैं वो आप देख लें, तो मेरे ख्याल में वो स्टार्ट के लिए वो बेहतरीन रहेंगी। जबरदस्त। समीर, आप किसी किताब का जिक्र ऐड करना चाहेंगे? किताब का तो नहीं, but I think much often overlooked resource is YouTube. And with a lot of time on our hands these days, I find कि YouTube पे काफ़ी अच्छे channels हैं related to astronomy and astrophotography. And honestly, there's something for everyone on YouTube. आपने अगर, if you want to talk about DSLR astrophotography, narrowband astrophotography, planetary astrophotography, you can find channels dedicated to these fields. If you want to talk about visual observations, dark sky sites and remote observations, inki bhi channels hain YouTube pe. And there are a lot of great Australian channels. Amateur astronomy is huge in Australia, and it's interesting for us because they see a different sky than we do, southern sky jo hai. So they often, if you watch a lot of Australian or southern hemisphere based astronomy channels, you'll get to see how they observe and photograph objects that we can never see in the northern hemisphere. So that's very interesting. So I would say just if you're having a hard time finding good reading material, of course, reading material is often more serious and more academic. And if that is not what you're looking for, then there's a lot of great information on YouTube, and a lot of great content creators, astronomy content creators on YouTube. And you should definitely follow. I think after this session, I'll put some names in the comments. Okay, great. जबरदस्त। हमारी लॉन्ग टाइम मेंबर हैं और बड़ी मेहनत करती हैं एस्ट्रोनॉमी एजुकेशन में, मिरवत उजैर साहिबा। वो हमारे से पूछती हैं कि कैन वी हुक अप विद ईडन ऑब्जर्वेटरी ऑनलाइन? उमर भाई ये बताएं, हमें जवाब चाहिए आज, इसका जवाब लेके हम जाएंगे यहाँ से। मिरवत साहिबा, थैंक यू सो मच, आपने लाखों लोगों की आवाज बनी आप। हाँ जी, देखिए जी, मैं 6000 किलोमीटर से ईडन को चला रहा हूँ, तो पाकिस्तान में रह के तो चलाना पॉसिबल तो है, ऑब्वियसली पॉसिबल तो है। तो मैं ये कर सकता हूँ कि ये हम कर सकते हैं कि टीम व्यूअर यूज करके ग्रेजुअली मैं सॉफ्टवेयर के जरिए वो आपको इक्विपमेंट यूज करना बताना शुरू करूं। और बहुत सोच के बात कर रहे हैं मैं भी आप, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं बता रहूंगा तो कौन कौन सा बटन गलती से दब सकता है और मेरी टेलीस्कोप ऐसे हो जाती है, तो मैं वो सोच अच्छा, तो वो ये है सीन के ये पॉसिबल तो है, ये पॉसिबल। रोशान, तुमने जो इंटर्नशिप की थी जेड्स पे इतने मंथ्स, तो तुमने देखा था उस जमाने में मैक्सिमम डीएल यूज कर रहे थे ना, सो तुमने देखा था कि इट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम, क्योंकि सारी नॉब्स और स्काईएक्स जो मैं यूज करता हूँ वो और ज्यादा बज़ाहिर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि उसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा है और यही वजह उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देती है। और भी सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल। सैम, मैं एक और सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहा हूँ, मैंने भी उसे स्टार्ट नहीं किया, नीना के नाम से, NINA। डेफिनेटली गिव इट अ गो। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक है और इसमें बड़ी नई रूटीन्स हैं, फोकस की नई रूटीन्स हैं और इट्स अ वंडरफुल थिंग। प्रोबेबली स्काईएक्स से भी आपको एटलीस्ट डिफरेंट लगेगा और मे बी इजी टू यूज लगे। So I've heard about this. I think NEEF last year पे इनकी कोई presentation हुई थी। अच्छा, इसके YouTube के ऊपर ट्यूटोरियल्स बहुत ज्यादा हैं। Okay. तो ओपन सोर्स है ना, बहुत मजे की चीज है, तो ये आप देख सकते हैं। तो लेकिन ये कि यस रोशन पॉसिबल है, यस ये डूएबल है, मैं ये नहीं कह सकता कि डूएबल नहीं है, डूएबल है।
और ये हम स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट। तो अल्फा जो हमारे इवेंट मैनेजर हैं यहाँ पर हैं हमारे साथ, अल्फा से रोशान से जो लोग ये चाहते हैं वो राब्ता कर लें। मेरवत साहिबा को तो बेसिक्स एस्ट्रोनॉमी के बहुत अच्छी तरह पता है, तो लेकिन जिन लोगों को अभी टेलीस्कोप्स के बेसिक्स नहीं पता, हम उनको भी साथ लेकर चलने के लिए तैयार हैं। तो रुशान से राब्ता कर लें, अल्फा से राब्ता कर लें, हम एक बेसिक इंट्रो के सेशन कर सकते हैं, इसी तरह लाइव कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम डेफिनेटली ईडन यूज कर सकते हैं, ईडन की ऑब्जर्वेटरी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। एंड आई थिंक उमर भाई जो एक चार्म है ना, जो एक फीलिंग है जब आप अपने हाथ से बटन दबा के वो थोड़े से फेंट फोटॉन्स कैप्चर करते हैं, मेरा ख्याल है वो ना लव इंड्यूसिंग है। मैं वो कभी बात करूंगा इस पे कि जेड्स पे बैठ के क्या फीलिंग आती थी। और नहीं, आप फीलिंग अभी बात करें, अभी इज द राइट टाइम, लाइव सब लोग सुन रहे हैं। ओके, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं आपको ये बताऊं सबको ऑनेस्टली, और इसमें आप ये देखें, मैं एनो को इसका मतलब बात सच्ची होने लगी। तो यकीन करें, मेरा बायस निकाल दें, मेरा शौक निकाल दें एस्ट्रोनॉमी से, ये बात कि आपके हाथ से खींची गई तस्वीर जब आप देखते हैं पहली दफा, तो वो आपको एक मिरेकल लगता है, क्योंकि आपकी अक्ल समझ नहीं पा रही होती कि ये वाकई हुआ है, ये हो सकता था। और फिर जो आपकी एप्रिसिएशन डेवलप होती है उन सितारों के लिए, वो जिनको आप अदरवाइज कहते हैं कि यार ये क्या नुक्ते हैं, ये तस्वीर खींची है तुमने, जब आप खींचते हैं और जब वो परफेक्ट नहीं होती, फिर आप देखते हैं कि यार अच्छा उस तस्वीर के लिए उस बंदे ने कितनी मेहनत की थी, फिर आप जाके अपने कमेंट एडिट करते हैं। तो एक मोहब्बत डेवलप होती है आपको, वो एक टेंजिबल चीज आपको फील होती है। इससे बहुत सारे लोग महरूम हैं। मैं यहां तक कहने को तैयार हूं 90% एमेचर एस्ट्रोनॉमी की कम्युनिटी लास्ट में इस चीज से महरूम है, बिकॉज उन्होंने ये काम नहीं किया, वो सिर्फ हमारे ग्रुप में वैसे पैसिवली हिस्सा लेते हैं। सो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि होपफुली उमर भाई जल्द आ सकेगी, और इससे बहुत सारे लोग फायदा उठाएंगे। आपकी कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप विद द यूनिवर्स, इट स्टार्ट्स वहां से, एंड इट्स ब्यूटीफुल। बिल्कुल ये मैं ऐनक पहन लिया दोबारा से। अच्छा, ये इसका मतलब है ऐनक जो लगा के जो तुम से सवाल कर रहे थे वो झूठे सवाल थे, और अब फिर तुम झूठे सवाल करने नहीं, लगे। मुझे सवाल पढ़ने मुझे नजर नहीं आता इसके बगैर। अच्छा, ठीक है, ऑलराइट। सो अच्छा, कहाँ थे हम? सो मिरवत साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट। हम आगे चलते हैं। अली नुमान साहब हमारे बड़े रेगुलर मेंबर हैं, मीटिंग्स में आते थे। अली नुमान साहब पूछते हैं कि, और ये सवाल उन्होंने कहा, क्वेश्चन टू ऑल स्पीकर्स, फेवरेट एस्ट्रोनॉमर या एस्ट्रोफिजिसिस्ट हमारा कौन सा है? स्टार्ट करते हैं अल्फा से। ऑन द स्पॉट, सीधा। चलें, सोचने का टाइम नहीं, जल्दी से बता दें बस। I would say Dr. Michio Kaku, और वो काफी फेवरेट एक ही पॉपुलर होता है। हाँ नहीं, I have astrophysicist जस्ट से ठीक है, Michio Kaku। फंस गए। ठीक है, ठीक। ओके, ग्रेट। जी वैसे मिचियो जो है वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है भी या नहीं? वो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। स्ट्रिंग यही मैं कहने लगा था। हाँ, मतलब theoretical physics है, हो लेकिन गया। नहीं, अल्फा हो गया। अब हम आगे। I'm still This is sticking with my live. choice. This is live. This is live and I'm still sticking with my choice. इसमें मैंने बिल्कुल एडिटिंग नहीं करनी। सही है। अच्छा, समीर आप बताएं, मैं अपने ऊपर एंड पे आऊंगा। Favorite astronomer, there are a lot of very good astronomers, a lot of influential astronomers, who've had a big hand in sort of cultivating this love and interest in astronomy for me. Amongst them are, of course, Sagan and Neil deGrasse Tyson, but my favorite astronomer is Umair Asim. Jitne, the amount of impact he's had on my astronomy throughout the last 6-8 years is uncomparable to any one of the famous astronomers on who are at different observatories abroad or different planetariums abroad,
Zed's observatory and Eden Planetarium, Eden Observatory. These are their director who's been my future plans? My what? नहीं, मैंने कहा आपने प्लानिटेरियम गलती से कह दिया तो अल्लाह आपके मुंह में हाँ, future plans गुड़ हाँ होने शक्कर। चाहिए। Planetarium में वैसे तस्वीरें नजर आती हैं. I want to see the real thing. but yeah, Umair has been a source of inspiration and guidance throughout all my astronomical journey. So he is definitely my favorite. कोई comparison ही नहीं. वाओ, Thank मैं ये you, तो thank you, आप ब्लश thank कर you. रहे हैं मेरे पे? नहीं, हाँ, वो मुझे ये भी इसने लगा। मुझे परेशान किया। ठीक है, मेरा जवाब होगा नील डिग्रास टाइसन। दैट्स इट। जी मैं भाई। अच्छा नहीं, रीजन भी बताएं उसकी, टाइसन क्यों? रीजन ये है कि मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स जानता है बट कम्युनिकेशन जानता है। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न दोनों साइडों पे। आई जस्ट लव हिम। फनी है। नहीं, और मेरा कार्ल सेगन मतलब सेकंड नंबर इसके लाइट ईयर्स दूर है। अच्छा, You're कार्ल supposed to say सेगन Umair. You're supposed to say Samir. मतलब है यार, यानी कितनी अच्छी स्पीच दी है मैंने, आपने सीधा यार ठीक है। ओए 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 यार, लाइव जा रहा है यार। सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा। सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जेड्स पे आना छोड़ देना है। अच्छा, तो जो मैं बता रहा था रोशन, कार्ल सेगन इसलिए कि साइंस का जो एक तस्वुर होता है कि आप एक खुश अंदाज से गुफ्तगू करते हैं, चेहरे पे स्माइल नहीं होती, आप डाटा, नंबर्स, फिगर्स, ग्राफ्स के अलावा बात नहीं करते। कार्ल सेगन ने पहली दफा मैं उससे क्या लाइक 14 साल का था, कार्ल सेगन ने पहली दफा ये मुझ पे असर डाला था कि एस्ट्रोनॉमर्स दिल से कितना सोचते हैं, या साइंसदान दिल से कैसे सोच सकता है। और पहली दफा मुझे ये पता लगा था कि साइंसदान जो है वो सिर्फ साइंस पे नहीं जरूरी है सोचे, वो फिलोसफी पे भी सोच सकता है, वो हिस्ट्री पे भी सोच सकता है, वो सोशियोलॉजी पे भी सोच सकता है, और वो सोसाइटी के प्रॉब्लम से परेशान हो सकता है और इसके ऊपर खुद से कुछ रिस्पॉन्सेज जनरेट कर सकता है। सो कार्ल सेगन ने विजन मेरा एज अ साइंटिस्ट बहुत बड़ा कर दिया था। और दूसरा कार्ल सेगन का तहम्मुल, कार्ल सेगन के का जो पेशेंस है बात को हैंडल करने का, वो बहुत काबिले तारीफ है। मैंने शायद ही कोई इसका इंटरव्यू छोड़ा जो ऑनलाइन है और मैंने नहीं देखा, बहुत सारी इसकी किताबें पढ़ी हैं। सो कार्ल सेगन वो उस एज में ऐसे बैठा है कि सिर्फ कॉस्मोस सीरीज नहीं बल्कि एंटायर पर्सनालिटी जो कार्ल सेगन की थी वो हाईली इन्फ्लुएंशियल रही है मुझमें। जबरदस्त। और अली नुमान साहब ने ऐड किया कि उन्होंने इमोशन अटैच किया एस्ट्रोनॉमी के साथ, रोमांटिसाइज किया उन्होंने। ट्रू ट्रू ट्रू। ग्रेट। सैयद मुनीब अली हमारे से दो ऑप्शंस दे के पूछना चाह रहे हैं गालिबन के कौन सा बेहतर है पीएचडी एस्ट्रोनॉमी तक पहुंचने के लिए। तो वो कहते हैं कि या तो बीएस फिजिक्स से मास्टर्स एस्ट्रोनॉमी में कर लें या बीएस स्पेस साइंस से मास्टर्स एस्ट्रोनॉमी में कर लें, कौन सी बेहतर है? आई डोंट नो, मुझे नहीं इसका कोई वाज़ेह जवाब पता। बेहतर से क्या मुराद है? स्पेस साइंस से मुराद मुझे जैसे स्पेस साइंस एस्ट्रोनॉमी में डिफरेंस तो है। सो मुझे ये लगता है कि वो ये खुद देख लें कि उनका दिल, उनका इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है और वो फिर उस रास्ते से उस तरफ आ जाएं। ये मेरे ख्याल में सबसे बेटर रहेगा क्योंकि इसमें वो काम भी ज्यादा कर सकेंगे और एफर्ट भी ज्यादा जनरेट कर सकेंगे। तो मुझे तो ये बेहतर लगता है, लेकिन देन अगेन मुझे नहीं लगता मैं ऐसा क्वालिफाइड हूँ कि उनको क्लियर कट इसका यस और नो करके जवाब दे सकूं। मेरी राय में यही बेटर है कि वो खुद देख लें कि उन्हें डिपार्टमेंट कौन सा, एरिया कौन सा बेटर लगता है। ठीक है, ओके, दैट मेक सेंस। अली नुमान गिलानी साहब हमारे से दोबारा पूछते हैं और ये सवाल काफी मेरे ख्याल है सीरियस किस्म का है। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे एक नॉन सीरियसनेस क्यों है एस्ट्रोनॉमी को लेके और सुपार्को इस बारे में क्या कर रहा है? असल में देखिए जी, मैं एक बड़ी साफ और सीधी बात इस मामले में किया करता हूँ कि उन बातों को छोड़ दें
जो जनरली लोग कहकर साइड पे कर देते हैं एंटायर डिस्कशन को कि जी गवर्नमेंट का इदारा है, इसने क्या करना है, उस बात को तो साइड पे छोड़ दें। क्योंकि अगर हम ये कहें ना कि इसने क्या करना है, तो स्पार्को इतने बड़े काम करता है और करता आया है जो किसी सुस्ती और काहली का आउटपुट नहीं हो सकता है। वो बहुत एफर्ट और बड़ी डेडिकेशन का आउटपुट है। अब मेरी जाती राय में, 100% मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी जाती राय में स्पार्को को इस तरफ क्लियर टारगेट्स नहीं दिए गए कि आप अपना एस्ट्रोनॉमी का डोमेन एक्टिव करें, इसको डोरमेंट मत रखें, इसको सोया हुआ मत रखें, इसके लिए कुछ करें। और वो क्लियर टारगेट देने का मतलब ये होता है कि आपको फंडिंग मिले और टारगेट बताया जाए और फिर उसको हम जिस तरह चेक करते हैं कि इतने अरसे के बाद ये हो जाएगा, इतने अरसे के बाद ये हो जाएगा, स्टेप्स बनाए जाते हैं। तो मुझे जाहिर है हमें फख्र है पाकिस्तान के पास जो इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं। लोग जो सबसे ज्यादा बड़ी बात करते हैं कि एटम बम हम बना सकते हैं और इतने मुश्किल हालात पे एटम बम बना सकते हैं, तो स्पेस टेक्नोलॉजी में हम काम क्यों नहीं कर सकते। बात इतनी सी है कि वो फोकस नहीं इनको उधर दिया गया, इनको उस तरह एस्ट्रोनॉमी के लिए फंडिंग नहीं दी गई, वरना यही सारे इंजीनियर और साइंसदान हैं जो इतना बड़ा काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सिर्फ वो डायरेक्शन है जो इनके बड़ों ने देनी है, जो भी बड़े हैं। और मेरा थोड़ा बहुत जो भी इंटरेक्शन स्पार्को से रहा है, बड़े ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। अगेन सिर्फ वो डायरेक्शन और फंडिंग मेरी जाती राय में वही एक मिसिंग है। बाकी मुझे इनके ऊपर कोई एतराज नहीं, ये बहुत बड़े काम कर सकते हैं। ओके उमर भाई, लेकिन ये बात तो सच है कि सकते तो हैं लेकिन करते नहीं। उसकी रीजन है रोशन, उसकी रीजन है कि स्पार्को को अगर आप कहते हैं कि सैटेलाइट्स और मिसाइल या इस तरह की चीजों में काम करें, तो क्या उसमें वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास एबिलिटी है, सलाहियत है, लेकिन क्या उनके बड़ों ने कह दिया कि ओके अपने टाइम का 30% अब आपने एस्ट्रोनॉमी को देना है, आपने सैटेलाइट्स को देना है, आपने लॉन्चिंग पैड्स बनाने हैं, आपने अपने रॉकेट स्पेस में भेजने हैं, क्या ये उनको एम्स दिए गए हैं। और अगर ये नहीं दिए गए तो फिर हम उनको कैसे मुर्दे इल्जाम ठहरा सकते हैं। तो मेरी जाती राय में यही है कि उनको ये डायरेक्शंस नहीं दी गई, और उसकी जनरली रीजन ये है कि एस्ट्रोनॉमी का एक तस्वुर जो उभरता है वो ये उभरता है कि ये सिर्फ एक इल्मी रास्ता है, ये इल्मी क्या कह लें एक हालत है, एक लर्निंग का ही सिर्फ इसमें एस्पेक्ट है, या पैशन कह लें या व्हाटएवर। वो जो एक है कि हार्ड कोर बेनिफिट्स इससे क्या हो रहे हैं वो शायद इतने इमीडिएट नहीं होते, तो शायद उसका एक कंट्रीब्यूशन उसमें ये भी हो। ठीक है, ओके जी। हम अब हमारे पास टाइम कम है, तो हम अब इस सारी डिस्कशन को रैप अप करते हैं, इस सेशन को रैप अप करने की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अभी हम थोड़ा सा मजीद इसको गुंजाइश है हमारे पास कि हम थोड़ा सा और सवाल ले सकते हैं अगर किसी के और क्वेश्चंस हैं। ओके, मेरा आप सबसे एक सवाल है, और ये मैंने सवाल हमेशा से चाहा है कि मैं आप सबसे पूछूं और मैंने कभी नहीं पूछा एक्चुअली। सो समीर से शुरू करने लगे हैं। समीर, एक ऐसी चीज बताएं एस्ट्रोनॉमी में जो आपको बुरी नहीं जहर लगती हो। जहर लगती है, लाइट पोल्यूशन। अच्छा। Light pollution is definitely at the top of the list. बादल, monsoon. नहीं, बादल शादल is like I can, ठीक है, fog, बादल, monsoon, बारिश, धूप, ठीक है, ये इन पे मैं I can't blame anyone, I can't fault anyone. But light pollution, ओहो, वो जो observatory के पास पीछे रोड जो जाती है पैकेजेस मॉल वाली, वहां पे जब स्क्रीन्स लगी थी ना ऑन द लैम्प पोस्ट्स, एंड मैकडॉनल्ड्स वाई ब्लॉक के सामने बड़ी सी LED स्क्रीन है 100 फुट वाली, when those screens switched on, immediately Zed's observatory की visible light observation and imaging took a hit. फारिग हो गई थी, इतनी फारिग हो गई कि उमर भाई को टेलीस्कोप चेंज करना पड़ गया दूसरी जगह पे।
I mean to the point कि हम इंतजार करते थे कि 11 बजे लोड शेडिंग होगी तो 11 हाँ, बजे हाँ, हम हाँ, इंजीन शुरू करेंगे, you know, like seriously ये वाला. So light pollution is a big I hate it. जहर लगता सही है. सही. ओके, लाइट पोल्यूशन आपका जवाब है. जी अल्फा, आप क्या कहेंगे? जहर, बुरा नहीं, जहर. लिमिटेशंस, एटमॉस्फेयर. मतलब अगर इफ आई कैन एंड जस्ट हबल के साथ मैं एक टेंट लगा के घूमता रहूं जैसे कभी आईएसएस पे बैठा हूं, आई वुड लिव दैट लाइफ. तो यार अगर सांस ही घुट जाए तो फिर? कोई मसला नहीं, मैं आई विल गो हैप्पीली. अच्छा, जबरदस्त. तो आपका है एटमॉस्फेयर, आपको जहर लगता है. ग्रेट. उमर भाई आप बताइए. मेरे लिए ठीक है ये बात, सैम ने बिल्कुल ठीक बात की है कि लाइट पोल्यूशन आपको जिस तरह लिमिट कर देती है, आपका इक्विपमेंट उससे ज्यादा केपेबल होता है और आपको पता होता है कि मैं इससे आगे बढ़कर काम कर सकता हूँ, लेकिन लाइट पोल्यूशन आपको नहीं करने दे रही होती. बड़ा वो तकलीफ होती है कि आपने टेलीस्कोप ओपन की, टेलीस्कोप का टेम्परेचर कम किया, सीसीडी का टेम्परेचर कम किया, टारगेट लिस्ट आपकी बनी हुई है, आपने स्टार फोकस कर लिया और बादल आ गए. और आपने उसको बंद कर दिया. एक और तकलीफ की बात होती है कि आप टेलीस्कोप बंद कर देते हैं, कैमरा वगैरह कूलिंग ऑफ कर देते हैं और आधे घंटे बाद बादल चले जाते हैं और आसमान बिल्कुल चमक रहा होता है. बड़ी तकलीफ की बात होती है. लेकिन ये नॉर्मल चीजें हैं, ये सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा है. जहर तो वो यही है, ये बात बिल्कुल ठीक है. जब भी आप अपनी टेलीस्कोप यूज ना कर सकें और आपको ऐसी कोई दिक्कत पेश आए तो वो फिर वो जहमत लगती है, वो प्रॉपर्ली जहमत लगती है. आप अभी भी मतलब जहमत कह रहे हैं, मतलब यू आर नॉट गोइंग के बिल्कुल जहर, जैसे सैम ने भी कहा. हाँ, वो ही बात है कि आपकी टेलीस्कोप है और आप यार रेडी हैं सब चीजों के लिए, और फिर जितना कॉम्प्लिकेटेड बड़ा इक्विपमेंट होता है उतनी ही आपने उसमें मेहनत की होती है. और फिर जब आप कोई चीज करने लगे, बादल आ जाए या आप देखें डाटा आपका, वैसे एक दफा इस तरह हुआ था कि नियर अर्थ एक एस्टेरॉइड जमीन के पास से गुजरना था, तो बड़ा उसका शोर बचा हुआ था कि जमीन के पास से गुजर रहा है. तो मैंने ये ट्राई किया कि मैं उसको इमेज करूं, तो उसके जो प्रोजेक्टेड पाथ है, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी, तो मैं ये नहीं कर सकता था कि जहां पर वो है वहां पे टेलीस्कोप को ले जाके इमेज करूं, क्योंकि उतनी देर में उसने आगे निकल आना था. मैंने उसके पाथ को देख लिया कि वो कहाँ पे आएगा और वहां पे टेलीस्कोप से देखना शुरू कर दिया और वो इमेजेस लिए, और इस तरह मैंने 5-6 दफा अटेम्प्ट की. उसके बाद जब मैंने देखा तो कोई उसमें इमेज नहीं था, और फिर मुझे पता लगा कि वो 1 आर्क मिनट का एरर था उसकी रियल पोजीशन में, जो मैंने मिस कर दिया. अब लेकिन मैं इसके लिए कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि इस तरह की चीजें होती है कि आप मेहनत करते हैं, आप टाइम लगाते हैं, घंटा 2 घंटा लगाते हैं और फिर एकदम सब कुछ खत्म हो जाता है. तो ऐसा मेरे साथ बहुत दफा हुआ है कि मैं किसी डीप ऑब्जेक्ट को इमेज करना चाह रहा हूँ किसी खास तरीके से, 1-2 घंटे का डाटा ले लिया है और जब प्रोसेस किया तो उसमें से कुछ भी नहीं निकला. ऐसा बहुत दफा होता है. लेकिन ये नॉर्मल चीज है, ये चलती है. ये यानी इससे हम उस तरह नहीं हो जाते फेड अप, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज. तो मेरा अगर अंदाजा ठीक है मैं भाई, तो ऐसा है कि एस्ट्रोनॉमी में अब जैसा मर्जी बंदा हो, लेकिन इन सारे सदमों के बाद और रुकावटों के बाद एक ना सब्र आ जाता है. क्योंकि अगर जैसे आप बता रहे हैं, मैं इस जगह होता या तो अपना सर फाड़ता या किसी का फाड़ देता. अच्छा, अभी तक आपके पास टेलीस्कोप नहीं आई. इस लेवल की नहीं आई. अच्छा भाई, नेक्स्ट सवाल आया आप दोनों के लिए कि हमारा जो नॉर्थ और साउथ, मतलब हम जो देखते हैं कॉन्स्टलेशंस, ये रियाज अहमद पूछ रहे हैं, वो इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग. हाँ, उसकी बड़ी सिंपल रीजन है कि जमीन ऐसे गोल है और अगर आप यहाँ पर हैं तो आपको इधर वाला स्काई नजर आएगा, और अगर आप यहाँ पर हैं नीचे की तरफ या साउथ की तरफ तो आपको ये इधर वाला नीचे वाला स्काई नजर आएगा. तो ये चूंकि हेमिस्फीयर डिफरेंस हैं तो आपको ऊपर वाला और नीचे वाला स्काई नजर आता है, और जो स्टार्स फिर ऊपर हैं वो आपको इधर से नहीं आ सकते नजर. ऊपर में सिर्फ रिलेटिव कह रहा हूँ. आपको वो स्टार, इधर वाले स्टार्स यहाँ से नहीं नजर आ सकते क्योंकि यहाँ तो जमीन है. तो जब आप जमीन नीचे देखेंगे तो आपको तो रॉक्स नजर आएंगी, तो उसके अंदर से तो नहीं आप देख सकते. और यही हाल यहाँ का भी है कि अगर आप ऊपर वाले सितारे देखने लगे तो आपको नीचे जमीन नजर आएगी. आपको जहाज लेके इधर आना है और फिर आपको ये ऊपर वाले सितारे देखने हैं. इस वजह से आपको दूसरा सीजन पे डिपेंड करता है.
कि आप सूरज की तरफ जो डे टाइम है उधर स्टार्स नहीं देख सकते, आपको बैक साइड वाले स्टार नजर आते हैं जो जिसको नाइट टाइम कहते हैं। तो सीजन की वजह से भी आपको आसमान का मुख्तलिफ हिस्सा नजर आता है। Sure. There are also some constellations जो काफी crossover होते हैं जो north and कॉमन है, south यस होते हैं, यस, exactly. कॉमन है, बहुत सारे कॉमन है, यस। Southern hemisphere में वो क्या do they appear upside down? उल्टे नजर आते हैं क्योंकि एक्चुअली आप उल्टे खड़े होते हैं, Exactly. आप उल्टे भी रिलेटिव, वो एक्चुअली रियली है कि आप हमारे मुकाबले नॉर्थ के मुकाबले में साउथ में उल्टे होते हैं या साउथ के मुकाबले में नॉर्थ में उल्टे होते हैं। तो वो आपको ओराइन की बड़ी एग्जांपल दी जाती है कि ओराइन बिल्कुल उल्टा नजर आता है और पहली दफा जब इंसान देखे तो उसका दिमाग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाता है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। I think it would be interesting. मैंने southern sky देखा हुआ है लेकिन मैंने ये नहीं नोट किया था कि सब उल्टा है कि नहीं. But I think it would be interesting to note what southern constellations की जो you know mythologies जो है ना, what structures do they show? Like for example, native Australian Aboriginal जो drawings हैं या or you know South Asian Sea की जो you know old ancient civilizations हैं उनकी क्या mythologies थी, because for us northern hemisphere people हमें तो Orion, we call it Orion the Hunter because वो stars पे हम line बनाएं तो Orion the Hunter नजर आता है, you know, you can draw out the shape of hunter with the bow, and yeah, Taurus, yeah, Scorpio, yeah, you know, you can see these shapes. So लेकिन from the southern hemisphere, because those constellations are upside down relatively speaking, तो उन्होंने क्या what shapes do they draw is what I mean, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा जानना कि उनके पास क्या मिथ्स थी और उनके पास क्या उनका बैकग्राउंड क्या था, वो उनका कल्चर क्या था। तो मैं तो बड़ी इसकी काबिश करता रहा हूँ समीर के हमारे जो पाकिस्तान इंडिया का मिथोलॉजीज क्या रही हैं और हमारे फोक कल्चर में इनको ऑब्जेक्ट्स की कहानियां क्या बनी, और वो बड़ी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जाहिर वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब वो चूंकि डोमिनेट हो चुके हुए हैं कुछ कॉन्स्टलेशंस और उन्हीं की स्टोरीज हर टेक्स्ट बुक में भी होती है। तो लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि हमारा लोक कल्चर जो है, पंजाब का जो कल्चर है, उसमें क्या कहानियां थी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगर वो हमें पता लगे। डेफिनेटली। अच्छा सैम, मोहम्मद अली साहब की खास रिक्वेस्ट आई आपसे पूछने के लिए कि अगर आप कंपोजिशन एक्सप्लेन कर सकें। मोहम्मद अली को मैं कंपोजिशन एक्सप्लेन करूं? ये मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। He's a fantastic astrophotographer, probably one of the best in the country at the moment, and award winning and patni kya kya, and I should be asking you about composition and auto guiding. No, composition, what for people who aren't aware, what I mean is कि ये हमारे पास एक rectangle है जिसके अंदर हमारी image है, and इस image के अंदर हमने objects को किस तरह place करना है. I mean, we can, if my face is the planet, you can place it dead center, or you can place it to one side, or you can place it to the other side. Similarly, if you have a close-up, you can frame it this way, this way, this way, this way. That's what we mean by composition. And there are certain compositions which are very appealing. If you've composed things within a triangle, in this rectangle, if you compose things within a triangle, it's very appealing. If you compose things on these lines here, rule of thirds mein, so placing objects here or here within this triangle, that has a different emotive effect. So when you're doing filmmaking or photography and even astrophotography, composition can play a interesting role in sort of creating an emotive response from the viewer. So that's from a scientifically sense, composition doesn't really mean much for astrophotography. When you're measuring light or doing measuring the spectrum of light, and it doesn't really make much of a difference. But from an aesthetic point of view, composition is very important. So thank you for asking me that, Mohammad Ali Saab. वो ऐसे आपको टीज कर रहे थे, लेकिन now he's also appreciating, कह रहे ना करें। एक सर, अभी I think we have to wrap
अप, लेकिन एक आखिरी सवाल लेते हैं। उमर अजीज जो है, उनकी छोटी गुड़िया बेटी, वो सवाल पूछ रही है कि क्या एविडेंस है या पॉइंट्स हैं कि बिग बैंग हुआ था। तो बेसिकली बिग बैंग को अगर एक बच्चे को एक्सप्लेन करना है तो हाउ यू विल गो अबाउट दैट? इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है वो तो यही है कि बिग बैंग जो नजरिया है, जो थियरी है, उसके हिसाब से एक रोशनी होनी चाहिए इस वक्त, खास तरह की रोशनी, और वो रोशनी अगर हमें मिल जाती है तो इसका मतलब है बिग बैंग हुआ है। तो आज से कई दहाइयां पहले 1964 में प्रॉब्ली वो रोशनी मिल गई थी जो नजरियाती तौर पर बिग बैंग की थ्योरी हमें बताती है। तो इस वजह से और भी रीजन है, लेकिन इस वजह से हमें ये यकीन है कि बिग बैंग हुआ है, और उसके साथ जो मजीद उसकी डिटेल्स हैं। लेकिन जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, ये जो रोशनी है, ये बिग बैंग के होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो आपके लिए, सबके लिए रिक्वेस्ट है कि as this phenomenon does continue to, we might like to have the live sessions in more succession after every week or so. और अगर आप लोगों के सवाल हैं तो you can post on the same video, और हमारे बाकी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, वेबसाइट को भी रिव्यू कर सकते हैं। एक दो सवाल जो हमने एड्रेस नहीं किए इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर होम में टेलीस्कोप और इस तरह से, तो वो हमारे ग्रुप के पेज में डिटेल्स मौजूद हैं। तो प्लीज फील फ्री, आप उसको देख सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, एंड विल बी हैप्पी टू असिस्ट। बहुत शुक्रिया आप सबका। Thank you, everyone. Bye bye. हाफिज।